Hi friends, I am Asutosh Ranjan Chaubey. You are most welcome in IS Brahmastra ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। ज्योग्राफी के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमिडिटी पे बातचीत करेंगे, जिसे आर्द्रता भी कहते हैं। और जैसा कि हम बता दें कि ह्यूमिडिटी टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर साइंस, मतलब विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज्योग्राफी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो जलवायु कारक होते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप ह्यूमिडिटी से होता है। मतलब अनेक ऐसे जलवायु और मौसम से संबंधित कारक होते हैं जिनका सीधा सीधा संबंध ह्यूमिडिटी या आर्द्रता से होता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना, प्रेसिपिटेशन, वर्षा का होना, क्लाइमेटिक रीजन, जलवायु क्षेत्र, साइक्लोन, चक्रवात, और इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होता है वो ये भी निर्धारित करता है कि वास्तव में किसी भी एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। मतलब किसी भी स्थान के वातावरण या वायुमंडल में कितना प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा होगी कि वो मानवीय जीवन के लिए कंफर्टेबल होगा। तो इसलिए ये टॉपिक जितना महत्वपूर्ण साइंस के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के लिए भी है, क्योंकि जो क्लाइमेटोलॉजी के अगले टॉपिक हैं उनका सीधे सीधे रिलेशनशिप ह्यूमिडिटी आर्द्रता से है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन या परिभाषा में बातचीत करेंगे कि वास्तव में ह्यूमिडिटी आर्द्रता का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी, इस आर्द्रता के स्रोत क्या क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य या आर्द्रता क्षमता क्या होती है। फिर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है। और फिर इसमें व्यक्त करने के दो प्रकार के विधियों, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता पे बातचीत करेंगे। और अंत में ये देखेंगे कि फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता का बादल के निर्माण, वर्षा, जलवायु क्षेत्र, चक्रवात और इन सारी चीजों से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो जैसा कि हम बता दें कि जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। जब वो ठोस रूप या सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो आइस के तौर पे होता है, बर्फ के तौर पे होता है। और जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो तरल रूप में होता है, वाटर के रूप में होता है। और जब यही गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस रूप में होता है, तब उसे वाटर वेपर या जलवाष्प कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, उसी वायुमंडल में जो वाटर वेपर या जलवाष्प की मात्रा विद्यमान होती है, उसी जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता की संज्ञा प्रदान करते हैं। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन और आवर एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है, उस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर या जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है, उसी जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जैसा कि बता दें कि वायुमंडल के शुष्क भाग में इस आर्द्रता की मात्रा अलग अलग स्थान पे अलग अलग होती है, आगे भी देखेंगे। और कहीं पे वायु भार के कुल मात्रा में 1% भी होता है और कहीं कहीं वायु भार की मात्रा में 5% भी होता है। तो ये हम लोगों ने पहले तो ये स्पष्ट किया कि जो जल का गैसीय रूप होता है, जिसे वाटर वेपर या जलवाष्प कहते हैं, यही जलवाष्प जब वायुमंडल में मौजूद होती है तब उसे हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता की संज्ञा प्रदान करते हैं। पुनः इस आखिर जो एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता की मात्रा है, उसका स्रोत क्या है। तो यदि स्रोत की बात करें तो वास्तव में इसके स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, और जो दूसरा स्रोत होता है ये वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब दो प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से जो वाटर वेपर या जलवाष्प है, इसकी सप्लाई वायुमंडल में होती है। वास्तव में ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही तरीके से संपन्न होती है, लेकिन विज्ञान में इनको अलग अलग नाम देने का ट्रेंड है। यदि हम वाष्पीकरण की बात किया जाए
तो धरातल पे तरह तरह के वाटर बॉडीज होते हैं, जलीय भाग होते हैं, जैसे महासागर होता है, इसके अलावा रिवर्स नदियां होती हैं, इसके अलावा झील और तालाब होती है, नहरें होती हैं। इसका मतलब ये तरह तरह के वाटर बॉडीज जलीय भाग हो गए, जिसमें ओशंस, महासागर, रिवर्स नदियां, लेक्स, झील, कैनाल्स, नहरें। तो जब सूर्य की किरणें इन जलीय भागों में पड़ता है तो जिसका परिणाम होता है कि जल गर्म होता है, और जब जल गर्म होता है तो इस जल का कुछ अंश वाटर वेपर या जलवाष्प में परिणित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये गर्म होता है, हॉट होता है, जिसका परिणाम होता है कि ये जलवाष्प गर्म होने के कारण हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से ये अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ उठ जाता है, और अंततः वायुमंडल में मिलके ये जो वाटर वेपर है ये आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसी प्रकार धरातल पे जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा घासें हैं, इनके कोशिकाओं में भी वाटर कंटेंट होता है, जल का अंश होता है। और जब सूर्य की किरणें इन प्लांट्स पे, घासों पे, मतलब पेड़ पौधा और घासों पे पड़ता है, तो इसमें भी जो वाटर कंटेंट होता है उसकी कुछ मात्रा गर्म होने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर वेपर भी उड़ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, और परिणामतः इसके माध्यम से भी वायुमंडल को वाटर वेपर की सप्लाई होती है। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल में जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है, वास्तव में जो वाटर वेपर ही होता है, इसकी जो सप्लाई होती है बेसिकली दो स्रोतों से होती है। एक तो वाष्पीकरण से होती है और दूसरा वाष्पोत्सर्जन से होती है। बशर्ते दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सप्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम वाटर बॉडीज एज ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स, सच प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। और उसी प्रकार से जब वाटर वेपर की सप्लाई जब पेड़ पौधे, घास में मौजूद वाटर कंटेंट के माध्यम से होती है, तब इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की सप्लाई होती है, और अंततः यही वाटर वेपर वायुमंडल पहुंच के आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जिसको हिंदी में आर्द्रता सामर्थ्य या आर्द्रता क्षमता कहते हैं, उसमें यह देखा जाता है कि वास्तव में एयर मास की कोई यूनिट मात्रा, सपोज कीजिए कि 1000 ग्राम ऑफ एयर मासेस, मतलब 1000 ग्राम शुष्क हवा हो, तो वो शुष्क हवा अधिक से अधिक कितना वाटर वेपर कंटेन कर सकती है, रख सकती है, और अधिक से अधिक वाटर वेपर धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। तो हम बताते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब आर्द्रता सामर्थ्य की जो मात्रा होती है तापमान के समानार्थक होती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे वैसे उसके वाटर वेपर धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और जब हवा का टेम्परेचर कम होता है तो वैसी स्थिति में उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि कोई एयर मास है और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा एयर मास जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सीधी सी बात है कि जिस हवा समूह का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसमें नमी धारण करने की क्षमता 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हवा की अपेक्षा अधिक होगा। तो यदि स्रोत और आर्द्रता सामर्थ्य दोनों को मिला के बात किया जाए कि पृथ्वी के किन भागों में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि पृथ्वी के जिन भागों में टेम्परेचर अधिक होता है, मतलब तापमान अधिक है, इसके अलावा जिन क्षेत्रों में जलीय भाग हैं जैसे झील, नदी, तालाब, और साथ ही साथ जहां पे पेड़ पौधे हैं वहां पे वातावरण में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, हवा गर्म हो और उस क्षेत्र में नदी, झील, तालाब की मौजूदगी हो और पेड़ पौधे और घासों की मौजूदगी हो, तो सीधी सी बात है कि
वहां पे आर्द्रता हवा में अधिक होगी। यही कारण है कि आगे भी हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, मतलब विषुवतरीखी क्षेत्र होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमिडिटी पाया जाता है, आर्द्रता पाया जाता है। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की भी मात्रा अधिक होती है, तरह तरह के वाटर बॉडीज भी होते हैं, मतलब जलीय भाग भी होते हैं, और साथ ही साथ पेड़ पौधे और घास की भी मात्रा वहां पे मौजूद होती है। अब तो हम लोग देख लिया कि वायुमंडल में आर्द्रता की क्षमता कितनी होगी, इसका संबंध सीधे सीधे टेम्परेचर से होता है। तापमान अधिक है तो हवा की आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक है, और तापमान कम है तो वैसी स्थिति में हवा के आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, इसका मतलब आर्द्रता को कैसे मापा जाता है। तो आर्द्रता को मापने की तरह तरह की विधियां मौजूद है साइंस में, बशर्ते कि यहाँ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत किया जाए तो दो मेथड अधिक प्रचलित हैं, और उन्हीं से हमारा सरोकार भी है ज्योग्राफी में। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है, और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो जब हम निरपेक्ष या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें बेसिकली हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई भी हवा है उसमें एक्चुअली ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है। सपोज कीजिए कि 1000 ग्राम ऑफ एयर मास, मतलब 1000 ग्राम हवा है, और उस 1000 ग्राम मात्रा हवा में यदि 200 ग्राम ह्यूमिडिटी की मात्रा है तो हम कहेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 200 ग्राम है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहने का मतलब ही है कि इसको जब व्यक्त किया गया तो इसको कैपेसिटी या सामर्थ्य से तुलना नहीं किया गया, बल्कि सीधे सीधे बताया गया कि 1000 ग्राम हवा में जो आर्द्रता की वास्तविक मात्रा कितनी है, और 1000 ग्राम हवा में आर्द्रता की वास्तविक मात्रा 200 ग्राम है, तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 200 ग्राम है। इसके अलावा अगला जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हिंदी में सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता की भी संज्ञा प्रदान करते हैं। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली वायु में मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को हम ह्यूमिडिटी के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, और इसको एक फार्मूला के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हमने नोट भी किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्ष आर्द्रता बराबर एक्चुअल ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, जिसे निरपेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं, अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य, और इनटू 100। इस पे सपोज कीजिए कि देयर इज 1000 ग्राम ऑफ एयर मास, मतलब हवा है, जिस 1000 ग्राम हवा है और इसमें इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब आर्द्रता सामर्थ्य 200 ग्राम है। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम ऑफ एयर मास, 1000 ग्राम हवा है, और इसमें इसकी जो आर्द्रता सामर्थ्य या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ये 200 ग्राम है, और इसमें जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है मतलब प्रेजेंट में मौजूद है वो 100 ग्राम है। तो इस फार्मूले के आधार पे हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब अपेक्षिक आर्द्रता की मात्रा क्या है। इसे फार्मूला में रखें तो एक्चुअल ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता की वास्तविक मात्रा अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता, तो ये 100 ग्राम प्लस अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब आर्द्रता सामर्थ्य ये 200 ग्राम है, और इंटू 100%। इसका मतलब परसेंट है, तो इससे यह भी पता चल रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ये हमेशा परसेंट में आएगा। तो ये 2 बार ये 50, इसका मतलब है आर्द्रता सामर्थ्य 50% हो जाएगी। तो हम बता दें कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका बादलों का निर्माण, वर्षा और अन्य जलवायु गतिविधियों में काफी महत्व होता है,
इसी से निर्धारित होता है। और अंततः जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाता है, इसका मतलब है कि हवा की जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, यदि उतनी कैपेसिटी पहुंच जाती है तो वैसी स्थिति में रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी। और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, इसका मतलब है कि अब हवा के नमी धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कारण कि जितनी कैपेसिटी या क्षमता है, उस क्षमता के बराबर आर्द्रता की मात्रा पहुंच गई है। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, तो वैसी स्थिति में रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। और जब किसी भी हवा में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तो उस हवा को सैचुरेटेड एयर या संतृप्त हवा कहा जाता है। और संतृप्ता अवस्था का भूगोल में काफी महत्व है, क्योंकि संतृप्ता अवस्था के बाद ही फिर बादल, वर्षा इत्यादि का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक में देखेंगे कि फिर हवा ये संतृप्त कैसे होती है और संतृप्ता अवस्था में पहुंचने के बाद किस तरह से बादल, वर्षा, चक्रवात को निर्धारित करने में इसका योगदान होता है।